Sometimes you will never know the value of a moment until it becomes a memory. कभी कभी ऐसा होगा कि आप एक क्षण की भी कीमत नहीं समझेंगे जब तक कि वो एक याद के तौर पे ना रह जाए कि एग्जाम टाइम में उस मोमेंट को, उस क्षण को या उस एक सेकंड को मैंने यूज किया होता तो शायद ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता, या लाइफ में उस क्षण में मैंने कुछ और डिसीजन लिया होता या उससे बेहतर डिसीजन लिया होता तो शायद आज रिजल्ट कुछ और होता। तो हर एक मोमेंट की वैल्यू को समझिए और आगे बढ़ते रहिए। वेलकम टू माय बुक लो चैनल, माय नेम इज विकास श्रीवास्तव। आज हम लोग सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th की बुक इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट से, चैप्टर नेचुरल हैजार्ड एंड डिजास्टर। कुछ पार्ट्स हमने कवर कर लिए थे और कुछ पार्ट्स यहाँ पे कवर करने बाकी हैं। आइए देख लेते हैं कि किन किन पार्ट्स को हम कवर कर चुके हैं और कौन से पार्ट्स रह गए हैं। कंडीशन ऑफ इमरजेंस ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन ये डिस्कस हो चुका है। इससे आगे की कंडीशन को अब हम यहाँ पे समझेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के ये बारे में ये क्या कह रहे हैं, द सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज मोस्टली अ वार्म एंड लो प्रेशर। जो साइक्लोन का सेंटर होता है वो गर्म होगा और वहां पे प्रेशर लो होगा। स्वाभाविक सी बात है, अगर गर्म होगा तो जो एयर है वो एक्सपेंड करेगी तो प्रेशर उसका कम हो जाएगा। ठीक है। क्लाउडलेस कोर नोन एज आई ऑफ स्टॉर्म। जहां पे क्लाउडलेस मीन्स ये कोर में सेंटर पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे बादल नहीं होंगे, मगर यहाँ पे आपको इसके साइड पे यहाँ पे आपको क्लाउड देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। किस टाइप के क्लाउड्स मिलेंगे, दिखेंगे, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। यहाँ पे ये आपको आई देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। जनरली जो आइसोबार है जहां पे साइक्लोन बनते हैं उस जगह पे आपको जो आइसोबार्स हैं वो काफी करीब करीब दिखेंगे, मीन्स पास पास लाइन दिखेंगे। आई होप आपको आइसोबार्स मालूम होंगे। आइसोबार वो लाइनें होती हैं जो कि जिन जिन एरियाज में प्रेशर इक्वल होता है, मीन सपोज दैट यहाँ पे 14 है, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 14 है इस पॉइंट पे, तो इन पॉइंट को मिलाने वाली रेखा को, लाइन को हम आइसोबार्स कहते हैं। ठीक है। closely placed to each other showing high pressure gradient. ओके, हाई प्रेशर ग्रेडियंट को शो करेंगे। नॉर्मली आपको 14 टू 70 MB मिली बार पर 100 किलोमीटर पे मिल जाएगा इतना प्रेशर, मगर कभी कभी ऐसा होगा कि आपको पर 100 किलोमीटर में 60 MB के आसपास प्रेशर मिल जाएगा। ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ विंड बेल्ट इज अबाउट 10 टू 150 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से लेकर आपको हो सकता है कि जो विंड की बेल्ट है, ठीक है, वो आपको 10 से 150 किलोमीटर तक देखने को मिल सकती है। ठीक है, कि इतने एरिया को वो इफेक्ट करेगी। स्पेटियो टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इन इंडिया। जो डिस्ट्रीब्यूशन है ट्रॉपिकल साइक्लोन का इंडिया में, उसके बारे में जरा समझ लेते हैं। आप जानते हैं कि पेनिनसुलर शेप है, सराउंडेड बाय बे ऑफ बंगाल इन ईस्ट और अरेबियन सी इन द वेस्ट। ये देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल और यहाँ पे अरेबियन सी, ये पेनिनसुला है। ठीक। अच्छा, आगे देखते हैं। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन इंडिया में ओरिजिनेट होते हैं इन दीज टू इंपॉर्टेंट लोकेशन, इन दो महत्वपूर्ण जगहों पर ज्यादा होंगे, अरेबियन सी में और दूसरा बे ऑफ बंगाल में। ओके। जो ज्यादातर साइक्लोन ओरिजिनेट होते हैं वो आपको 10 टू 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और कब, मानसून के दौरान। ओके, 10 टू 15 नॉर्थ लैटिट्यूड ड्यूरिंग द मानसून सीजन। Yet in a case of Bay of Bengal, cyclone mostly developed during the month of October and November. इस समय बरसात आपको रिट्रीटिंग मानसून का इस जगह पे होगा काफी इफेक्ट। ठीक है, जब रिट्रीट कर रहा होगा, वापस आ रहा होगा, तो उस समय यहाँ पे आपको कई साइक्लोन देखने को मिल जाएंगे। अभी हाल में ही कई साइक्लोन आए हैं जो यहाँ बे ऑफ बंगाल से ओरिजिनेट हुए।
ठीक है, जब आपको तमिलनाडु में ज़्यादा बरसात देखने को मिली, ठीक है, तो न्यूज़ से अपडेट रहेंगे आप। They originate between 16 to 2 degree north latitude and to west 92 degree east. By July, the place of origin of these storms shift to around 80 degree north latitude. जनरली होता क्या है कि 16 टू 2 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक और ईस्ट जो 82 92 डिग्री ईस्ट, ठीक है, इस तरीके से ये 88 है, ये 92 यहाँ से नहीं, ठीक। और क्या कह रहे हैं, 16 टू 2 या 16 टू 20 आप कह सकते हैं ये, और यहाँ पे कहीं पे 18 डिग्री के आसपास होगा, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हो ओरिजिन, ये सेंटर। By July, the place of origin of these storms shift to around 18 डिग्री नॉर्थ, ये 18 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है, यहाँ पे, और 92 डिग्री ईस्ट ये है, ओके। सॉरी, एंड वेस्ट टू 90 डिग्री ईस्ट नियर द सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, ये आपको सुंदरबन डेल्टा ही मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। एग्जैक्ट लोकेशन हम लोगों ने यहाँ पे लोकेट की है 92 डिग्री और 18 डिग्री, ये सुंदरबन के आसपास का एरिया ही है, ओके। अगर नहीं रेड से दिख रहा है तो मैं ब्लैक से बना देता हूँ, ये देखिए, ओके। अच्छा, आगे देख लेते हैं, चीजों को समझते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन का ओरिजिन हमने समझ लिया, किस तरीके से विस्तारित होता है ये समझ लिया। अब बात आती है उसके कॉन्सिक्वेंसेस की, कि प्रभाव क्या डालता है ये, ओके। द इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जैसे जैसे ये सी से दूर जाता जा है, द फोर्स ऑफ साइक्लोन डिक्रीज। हम लोग पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे जैसे अगर सपोज ये पेनिनसुलर इंडिया है, यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ, ठीक है, इस तरीके से ओरिजिनेट हुआ और आगे की तरफ बढ़ता गया, जब आगे की तरफ बढ़ता गया यहाँ पे पहुंचा, ठीक है, तो हुआ क्या, द फोर्स ऑफ साइक्लोन डिक्रीज, क्यों, सी से इसकी डिस्टेंस इंक्रीज हो गई, ठीक है, चाहे वो बे ऑफ बंगाल से उठाओ चाहे अरेबियन सी से उठाओ, ओके। जो कोस्टल एरियाज हैं आर ऑफन स्ट्रक बाय द सिवियर साइक्लोन, भाई स्टार्टिंग में है, शुरुआत के समय में है साइक्लोन, तो ज्यादा इंपैक्ट डालेगा जो भी उसके सामने पहले आएगा, ठीक है। विद इन एवरेज वेलोसिटी 180 किलोमीटर पर आवर, इतना लगभग आपको साइक्लोन में नॉर्मली मिल जाएगी स्टार्टिंग में। इसके कारण क्या होता है, सी का लेवल अब नॉर्मली राइज होने लगता है और इसी को हम स्टॉर्म सर्ज कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि स्टॉर्म सर्ज अगर आपसे पूछ ले तो आप बता सके कि स्टॉर्म सर्ज क्या होता है, कि साइक्लोन की वजह से जब सी का लेवल अब नॉर्मली राइज होने लगता है उसको हम स्टॉर्म सर्ज कहते हैं, और उसी कारण से फ्लड्स भी आती है, तो फ्लड्स को थोड़ा समझ लेते हैं। फ्लड्स जो आमतौर पर आती है, कॉमनली हमें देखने को मिलती है, कब, जब वाटर इन अ फॉर्म ऑफ सरफेस रन ऑफ एक्सीड द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर चैनल्स। अगर किसी रिवर चैनल में इसकी एक कैपेसिटी होगी कि ये इतना वाटर क्या कर सकती है, अपने अंदर कवर कर सकती है या होल्ड कर सकती है, मगर जब इसकी सीमा से बाहर हो जाएगा, ठीक है, तो ये इस तरीके से आसपास की जितनी भी सेटलमेंट है वहां तक भी ये पड़ने लगेगा पानी, इसी को हम फ्लड कहते हैं, ठीक है। जब तक रिवर बियर कर सकती, होल्ड कर सकती, तब तक करेगी, जब उसकी सीमा से बाहर हो जाएगा तो फिर वो बाढ़ का कारण बनता है। नेबरिंग लो लाइंग फ्लड प्लेन्स जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। लॉन्ग टाइम पीरियड, अगर मेल्टिंग ऑफ आइस एंड स्नो, ठीक है, रिडक्शन इन इन्फ्ल्ट्रेशन रेट एंड प्रेजेंस ऑफ इरोडेड मटेरियल इन वाटर ड्यू टू हाई रेट ऑफ सॉइल इरोजन, और इस कारण से क्या होता है, अगर लंबे समय तक हो सकता है कि आइस या स्नो मेल्ट हो रही, उसके कारण पानी में जो रिवर की कैपेसिटी या होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाए, ठीक है, और पानी ज्यादा हो जाए उससे जितनी उसकी कैपेसिटी है, या इन्फ्ल्ट्रेशन रेट में कमी हो जाए, रिडक्शन इन इन्फ्ल्ट्रेशन रेट एंड प्रेजेंस ऑफ इरोडेड मटेरियल, या इरोडेड मटेरियल की प्रेजेंस ज्यादा हो जाए इन वाटर ड्यू टू हाई रेट ऑफ इरोजन, सॉइल इरोजन, किस कारण से, सॉइल के इरोजन के कारण से उसमें मटेरियल जो है इरोडेड मटेरियल उनकी अधिकता हो जाएगी,
ठीक, ये सब बाढ़ के कारण है। अगर उत्तराखंड हिमाचल की साइड की अगर आप बात करें तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये देखिए, हालांकि ये साउथ का एरिया है, तमिलनाडु केरल इधर का एरिया है, ऐसी सेटलमेंट देखने से पता चला है। ठीक, क्योंकि वो जो हिमाचल उत्तराखंड साइड आती है वो माउंटेनियस एरिया है, हायर से लोअर की तरफ। ठीक। ह्यूमन बींग्स एक काफी बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं इन द जेनेसिस एज वेल एज द स्प्रेड ऑफ फ्लड। ठीक है, जो फ्लड का स्प्रेड हो रहा है उसके लिए ह्यूमन बींग्स बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। कैसे? Indiscriminate deforestation, unscientific agriculture practices, disturbance along the natural drainage channel, and colonization of the floodplains and riverbeds. Deforestation करना, एग्रीकल्चर अनसाइंटिफिकली प्रैक्टिस करना, और डिस्टर्बेंस अलोंग द नेचुरल ड्रेनेज ऑफ द चैनल। जो नेचुरल ड्रेनेज ऑफ चैनल है उसमें डिस्टर्बेंस लाना, जैसे कि डैम बना देना। ठीक है, आसपास के ह्यूमन सेटलमेंट को और बढ़ा देना जहां पे रिवर फ्लो हो रही है। ठीक, और जो फ्लड प्लेन्स एरिया है वहां पे कोलोनाइजेशन स्टार्ट कर देना। तो ऐसी जगहों पे अगर इस तरीके के इंटरफेरेंस होते रहेंगे तो स्वाभाविक है बाढ़ आएगी। ओके, कुछ हम लोग देख लेते हैं कि एरिया फिक्स्ड है जहां पे बाढ़ आती ही है। एरिया लाइबल टू फ्लड, जैसे कि ये गंगा का ये पोर्शन हो गया। ठीक है, ये यमुना का हो गया, ये चंबल का हो गया, ये नर्मदा तापी वगैरह यहाँ पे हो गए। ठीक है, तो ये सब कुछ एरिया है, ये सुंदरबन के आसपास का एरिया है, महानदी है ये। ठीक, तो ये ऐसे क्षेत्र हैं, ब्रह्मपुत्र का रीजन हो गया जहां पर मानसून के समय पे बाढ़ आती ही आती है। ठीक है, ये एरिया कुछ फिक्स्ड है। तो अगर आप इसकी इमेज दिमाग में बैठा लेंगे तो ये आपको हेल्प करेंगे काफ़ी कि मानसून के समय में जो फ्लड एरियाज होते हैं वो कौन कौन से स्पेसिफिकली होते हैं। ओके, और ये भी जरा मुझे कमेंट करके बताइए कि ये जो फ्लड एरिया यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ क्या आप इसी के आसपास की किसी जगहों पे रहते हैं। ठीक है, तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी और बता सकेंगे कि आपकी वहाँ पे बाढ़ क्यों आती है, उसका ह्यूमन से क्या लेना देना है, क्या कारण है कि जिसकी वजह से बाढ़ उन क्षेत्रों में ज़्यादा आती है और उसके इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं, और प्लस सोल्यूशन भी कि आप सोल्यूशन क्या दे सकते हैं कि इसका कैसे, क्योंकि आप उस जगह से रिलेट कर रहे हैं, आपको मालूम है कि बेसिक सोल्यूशन क्या निकाले जा सकते हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड वन मोर थिंग, ये जितनी भी आप पीडीएफ यहाँ पे पढ़ रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है, ये सब आप माई बुकलो ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ पे भी नहीं मिलती है बाई चांस आपको, तो आप हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे प्रोफाइल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप मांग सकते हैं। ओके, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। कुछ गवर्नमेंट की तरफ से फ्लड्स को लेके इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए, जैसे कि राष्ट्रीय बाढ़ आयोग, नेशनल फ्लड कमीशन, उसने करीब 40 मिलियन हेक्टेयर आइडेंटिफाइड की है जिसको फ्लड प्रोन एरिया में डिक्लेयर किया गया है। ओके, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं और कंट्रोल कैसे की जा सकती है फ्लड। कॉन्सिक्वेंसेस तो बहुत ही गंभीर होते हैं, जैसे कि इन कारणों से फ्लड की वजह से डिसीज फैलती हैं, जैसे कॉलरा हो गया, गैस्ट्रो हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, और अदर वाटर बॉर्न डिसीज हो गया। तो ये तो सबसे मीन्स जैसे ही बाढ़ का पानी सूखने लगता है वैसे इस तरीके से बीमारियां बढ़ने लगती हैं। ठीक है, क्योंकि उतनी तेजी से नहीं सूख पाता और वहां पे मच्छर और बैक्टीरियाज वगैरह ये सब पनपने लगते हैं। ठीक है, नीचे जब तक ज्यादा पानी रहेगा उस एरिया में तो उतना तो नहीं रहेगा, मगर जैसे जैसे पानी सूखने लगेगा और एक जगह पे स्टोर होने लगेगा, कुछ जगह फिक्स हो जाएंगी जहां पानी आके रुक जाएगा। ठीक है, स्टेबल हो जाएगा, वहीं पे फिर मच्छर हो गए, अदर बैक्टीरियाज हो गए, ये सब वहां पर अपने लगते हैं। ठीक है, वैसे भी फ्लड्स आल्सो मेक अ फ्यू पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, जैसे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी हैं इसके। आपने बहुत जगहों पे 90 80 90% नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस सुने होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी
बताए जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा उन पे। हर एक साल फ्लड डिपॉजिट अ फर्टाइल सिल्ट ओवर द एग्रीकल्चर फील्ड। क्या होता है, जिन एग्रीकल्चर में फ्लड आती है तो वो अपने साथ फर्टाइल सिल्ट लेके आती है, तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने पड़ते जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि माजुली है आसाम में, द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ गुड पैडी क्रॉप्स। क्यों? क्योंकि हर साल इस क्षेत्र में बाढ़ आती है, वो अपने साथ सिल्ट लेके आती है फर्टाइल। ठीक। आफ्टर द एनुअल फ्लड इन ब्रह्मपुत्र, जहां पे बाढ़ आती है और उसी जगह पे अपोजिशन में कहीं पे सूखा भी पड़ता है। ड्राउट इज अप्लाइड टू एन एक्सटेंडेड पीरियड व्हेन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। जब काफी लंबे समय तक पानी की कमी हो जाए, उसको हम जिन क्षेत्रों में, वहां पे हम ड्राउट कहते हैं कि सूखा पड़ गया है। या शॉर्टेज ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी ड्यू टू इनएडिक्वेट प्रेसिपिटेशन, जहाँ पे बहुत ही कम बरसात होती है वहां पे। या दूसरा कारण ड्राउट का क्या हो सकता है कि एक्सेसिव रेट ऑफ इवापोरेशन हो एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर हो, कि पानी का बहुत ज्यादा दोहन हो रहा है, जैसे कि पंजाब हरियाणा क्षेत्र में होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा ही हम उसका दोहन कर रहे हैं, क्योंकि बरसात मानसून की वजह से इतना पानी नहीं मिल पा रहा, तो इरिगेशन से हम ज्यादा से ज्यादा पानी यूज करते हैं। ठीक, फ्रॉम द रिजर्वर्स एंड अदर स्टोरेज इंक्लूडिंग ग्राउंड वाटर, सब यूज हो रहा है काफी बड़े स्केल पे। ठीक, तो ये सब बनता है ड्रॉट का कारण। ड्राउट्स के टाइप क्या क्या होते हैं? एक मेट्रोलॉजिकल ड्राउट होगा, एक एग्रीकल्चरल ड्राउट होगा। मेट्रोलॉजिकल ड्राउट क्या होगा? ये ऐसी स्थिति होगी जब काफी लंबे समय के लिए इनएडिक्वेट रेनफॉल हो, मीन्स जितनी होती हो नॉर्मली उससे भी बहुत कम हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा? मॉल डिस्ट्रीब्यूशन होगा ऑफ सेम ओवर टाइम एंड स्पेस, कि जो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था वाटर का हर एक जगह पे मानसून की वजह से, वो नहीं हो पाया। इसकी वजह से वहां पे ड्राउट आ गया। ये मेट्रोलॉजिकल ड्राउट है। एग्रीकल्चरल ड्राउट क्या होगा? लो सॉइल मॉइस्चर हो, कि जो वहां की मिट्टी है उसमें जो पानी है वो काफी कम हो जाए। ठीक है, ज्यादातर पानी इवापोरेशन से उड़ जाए। दैट इज नेसेसरी टू सपोर्ट द क्रॉप, जो कि क्रॉप को सपोर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, वैसे भी if an area has more than 30% of its gross cropped area under irrigation, अगर 30% से ज्यादा किसी एरिया का ग्रॉस क्रॉप्ड, ओके, सकल फसल का अंडर इरिगेशन, इरिगेशन क्या जाता है, सिंचाई होती है उस जगहों पे, द एरिया इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ड्रॉट प्रोन कैटेगरी, उसको हम ड्रॉट प्रोन कैटेगरी से हटा देते हैं। ठीक है, moreover if an area has more than 30% of its gross cropped area under the irrigation, ठीक है, तो द एरिया इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ड्राउट प्रोन कैटेगरी, उसको हम ड्राउट प्रोन कैटेगरी से हटा देते हैं। ओके, चलिए, तो हम इस चैप्टर में इतना ही रखते हैं। ओके, ये सारी पीडीएफ आपको माई बुक ऐप से मिल जाएंगी, प्लीज डाउनलोड कर ले सकते हैं आप वहां से। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।